मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने शिक्षा संबंधी जानकारियों के ऊपर चर्चा करी थी। और सबसे अहम बात इस चीज को जाना था कि जहां ब्रिटिश सरकार बेहद ईमानदारी से स्त्रियों और अछूतों तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास कर रही थी, वहीं रूढ़िवादी पुरुष जो हैं इस शिक्षा का विरोध कर रहे थे, औरतों और अछूतों तक उसको पहुंचने से रोक रहे थे। किस तरह से रोक रहे थे, इन सभी पहलुओं के ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। न केवल शिक्षा को पहुंचने से रोका जा रहा था, बल्कि जो महिलाएं प्रयास करके और हिम्मत जुटाकर घरों के बाहर शिक्षिका के तौर पर या नर्सों के तौर पर काम कर रही थी, उनको भी ये लोग पतित मानते थे, बुरी नजर से देखते थे। यहाँ तक तो हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर ली थी और आज से हम इसके चौथे भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। भाग 4, अंतराल, मिस्टर गांधी। अंतराल, मिस्टर गांधी पत्थर का बना एक छोटा मकान, जिस पर अमेरिका के किसी भी छोटे शहर में कोई ध्यान नहीं देगा। छोटा सा दरवाजा, एक बगीचा, एक साफ सुथरा कमरा जिसमें खिड़कियों के बाहर से प्रकाश आ रहा था। कमरे में दीवार के सहारे फर्श पर दरी पर एक व्यक्ति बैठा था। उसकी दाहिनी ओर उसकी डेस्क के पास 2 युवक बैठे हुए थे। उसकी बाईं ओर पश्चिमी आगंतुकों की बैठने के लिए बिना सहारे की एक लकड़ी की बेंच थी। यदि कुछ अन्य चीजें भी कमरे में होंगी तो उनको कोई देखता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान केवल दीवार के सहारे बैठे हुए व्यक्ति पर होता है। यह मिस्टर गांधी थे। उनका सिर घुटा हुआ है और जो बाल हैं वे भी पके हुए हैं। उनकी छोटी और काली आंखों से क्रांति टपकती है और उसमें एक ऐसा त्यागी मनुष्य भी नजर आता है जिसने व्यर्थ की कड़ी परिश्रम करने के बाद अब कार्य क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लिया हो, पर अपनी गलती को स्वीकार न किया हो। तो वो क्या गलतियां हैं, संभवतः आगे बुक में वो आएंगी, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर भी जब वह बोलता है तो उसकी आंखों में से चमक निकलती है। उसके कान बड़े हैं और बाहर की ओर उभरे हुए हैं। वे सिर्फ एक धोती पहनते हैं जिसमें से वे बुद्ध की तरह पालथी मारकर बैठते हैं, तो उनके बालों भरा बदन, उनके नंगे पतले हाथ और नंगी पतली टांगे दिखाई पड़ती हैं। वे एक लकड़ी का चरखा चलाते हैं जो उनके सामने जमीन पर रखा रहता है। वे दाएं हाथ से चरखा चलाते हैं और बाएं हाथ से सूत निकालते हैं। तो यहाँ एक अहम बात के ऊपर मैं आपका ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर जो है गांधी के बैठने की जो पालथी मारकर जो बैठते हैं उसको बुद्ध से कंपेयर किया है। इससे पता चलता है कि गांव गांव घूमते वक्त, शहर शहर घूमते वक्त, एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करते वक्त कैथरीन ने बहुत बारीकी से यहाँ के कल्चर को भी स्टडी किया होगा, तभी वे लिख पाई कि बुद्ध की तरह पालथी मारकर बैठते हैं गांधी। मैंने पूछा, अमेरिका के लिए आपका क्या संदेश है? उन्होंने जवाब दिया, अमेरिका को मैं क्या संदेश दूं? फिर धीमी आवाज में कहा, इस चरखे की आवाज ही अमेरिका को मेरा संदेश है। इसके बाद वे कुछ ठहर कर धीरे धीरे रुक रुक कर बोलते रहे और डेस्क के पास बैठे हुए उनके दोनों युवा सचिव उनके हर शब्द को लिखने लगे। चरखा बराबर चलता रहा और ये जो सूत अमेरिका के लिए कत रहा था वह इस पुस्तक के पृष्ठों में बार बार सामने आता है। तो ये एक सिंबॉलिज्म है। सिंबॉलिक के तौर पर कैथरीन जो है चरखे से कत रहे सूत के ऊपर ध्यान दिला रही हैं। अब देखना है, सूत जो है वो कई तरीके से काम आता है, चीजों को ढकने के भी काम आता है। हो सकता है आगे इन्हीं सब चीजों का जिक्र हो कि किस चीजों को ढकने की कोशिश की जा रही है उनके सामने से। अब ये पुस्तक में आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा। अध्याय 17, मुक्ति सेना का पाप। भारतीय आंदोलनकारी पूछते हैं, ब्रिटिश शासन ने इतने वर्षों के बाद भारत गरीब क्यों बना हुआ है? तो ये प्रश्न जो है वो हम पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। बार बार जो है यहाँ के नेता इसी बात को पूछते हैं और अब कैथरीन उसी का जवाब दे रही हैं। यदि वे दूर क्षितिज से अपनी नजर हटाकर अपनी जमीन पर डालें तो उन्हें हर तरह अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जहां से उन्हें सच्ची ईमानदारी और परिश्रम के लिए आवाज सुनाई देगी। बहुत कटाक्ष के साथ कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ना तो परिश्रमी हैं, निठल्ले और निकम्मे हैं, और दूसरी बात बेईमानी बहुत ज्यादा है यहाँ पर।
उदाहरण के लिए पशुओं की समस्या को ले, केवल इसी से भारत की गरीबी का पता चल जाएगा। भारत के पशु ही भारत को खाए जा रहे हैं और फिर भी पशु भूख से मर रहे हैं। 1919 से 1920 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में गौवंशीय पशुओं की संख्या 14,60,55,859 थी। उनमें से 50% के अनुपयोगी होने के कारण देश को होने वाला अनुमानित वार्षिक घाटा 58 करोड़ 80 लाख डॉलर था, जो ब्रिटिश भारत के सकल भू राजस्व का 4 गुना है। फुटनोट 1 देखिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, बेंगलोर, जनवरी 21, 1924 तथा उसके बाद के दिवस, राउंड टेबल नंबर 59, जून 1925 भी देखें। तो यहाँ 2 रेफरेंस ये दे रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बता रही हैं कि जितना लगान यहाँ का टोटलिटी में भारत की तरफ से ब्रिटिश सरकार को जाता है, उससे कहीं ज्यादा जो है खर्चा इन अनुपयोगी पशुओं के लिए खर्च कर दिया जाता है। माना जाता है कि प्राचीन हिंदू काल के हिंदू नेताओं ने देश के लिए गाय के महत्व को समझते हुए उसे देवता के रूप में अपना लिया था, ताकि उसे जनता की भलाई के लिए जनता से बचाया जा सके। उसी के अनुसार आज भारत के हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं। 1921 की असेंबली में एक विद्वान हिंदू सदस्य ने इस विषय में इस प्रकार कहा कि किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं हुई। फुटनोट 2 लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट 1921, राय बहादुर पंडित J.L. भार्गव, वॉल्यूम 1 इन रोमन नंबर, पार्ट 1 इन रोमन नंबर, पेज 530। यह भी देखिए, कमेंट्रीज ऑफ द ग्रेट ऑफोंसो डेल्व कर्क, ट्रांसलेशन ऑफ वॉल्टर डी ग्रे, लंदन, हक्ल्यूइट सोसाइटी 1877, वॉल्यूम 2 इन रोमन नंबर, पेज 78। अब उन्होंने क्या कहा, इसे सुनिए। इसे आप चाहे पक्षपात कहें, धर्मांधता कहें या धर्म की पराकाष्ठा, पर यह निस्संदेह सत्य है कि हिंदू हृदय में जितनी गहरी श्रद्धा गाय के प्रति है, उतनी किसी चीज के प्रति नहीं है। गाय महज एक जानवर है, उपयोगी हो सकती है ये गाय, लेकिन उसकी एवज में मनुष्य को मनुष्य ना मानना, ये कहाँ का तर्क है। गाय को मारना ब्रह्म हत्या जैसा पाप है। दुर्भाग्य से ग्वालियर के स्वर्गीय महाराज ने एक बार यह पाप कर दिया। वे नए बने एक रेलवे ट्रैक पर लोकोमोटिव इंजन चला रहे थे कि अचानक एक गाय ने ट्रैक पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि वे इंजन को रोकते, गाय उसके नीचे आकर कट कर मर गई। वर्षों बाद उन्होंने इस संबंध में अपने मित्र को बताया था, मुझे लगता है कि मैं प्रायश्चित, शुद्धिकरण और ब्राह्मणों को दान देकर भी उस पाप से मुक्त नहीं हो सकूंगा। तो ये यहाँ के लोगों की जो सोच है ना, उसको हाईजैक करने जैसी बात है। गाय तो क्या, सभी पशुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब प्राणी है तो उसके अंदर जान भी है और हर एक की जान जो है इक्वली कीमती होती है। कोई कम उपयोगी हो सकता है, कोई ज्यादा उपयोगी हो सकता है, लेकिन जान सबकी एक जैसी होनी चाहिए। राजा हो अथवा किसान, वह उसकी पवित्र गौ माता है। मनुष्य के मृत्यु के समय घर में गाय होनी चाहिए ताकि वह उसकी पूंछ पकड़कर अंतिम सांस ले सके। सिर्फ इसी कारण से गाय को हमेशा घर के भीतर तैयार रखा जाता है। कहा जाता है कि जब कश्मीर के पूर्व महाराजा मरने वाले थे तो उनके लिए गाय लाई गई। कहा जाता है कि उनके कक्ष तक जाने के लिए वे किसी तरह तैयार नहीं हुई तो तुरंत महाराज को ही गाय के निकट लाया गया, जो उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक था। तो यहाँ दो बेहद हास्यास्पद घटनाओं का वे जिक्र कर रही हैं। उसके बाद गाय की 5 चीजें, दूध, घी, दही, गोबर और मूत्र को विधिवत छोटे 5 बर्तनों में भरकर पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई और उसके बाद इन 5 चीजों को एक साथ मिश्रित करके उसके मिश्रण को आत्मा और शरीर की शुद्धि के लिए उनके मुंह में डाला गया। इस मिश्रण को पंचगव्य कहा जाता है, जिसका प्रयोग जानबूझकर किए गए पाप की मुक्ति के लिए भी लाभदायक माना जाता है। मतलब कई बार तो हम अनजाने में ही हमसे कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिसकी हमें मतलब हम इंटेंशनली उस चीज को करते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जानबूझकर भी पाप करते हैं। इंसान को इंसान नहीं मानते, उन्हें अछूत बनाकर रखते हैं, उन्हें शिक्षा से महरूम रखते हैं, घर में औरतों की कितनी बुरी हालत करके रखते हैं, विधवाओं के साथ जो क्रूरता बरती जाती है, वे सब जानबूझकर किए गए पापों की कैटेगरी में आता है। उसके लिए भी यदि इस पंचगव्य को आप पी जाएं
तो आप पाप मुक्त हो जाते हैं। कितना आसान है यहाँ पापों से मुक्ति पाना। ये सब कुछ भी कैथरीन जो है वो हास्यास्पद तरीके से ही कह रही है, खिल्ली उड़ाने के लिए कह रही है। आप बे दुब्बा कहते हैं। फुटनोट 3, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, पेज 43, 152, 195 और 529। अब क्या कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी तरह की अशुद्धि को दूर करने के लिए गौमूत्र को अत्यंत उपयुक्त वस्तु समझा जाता है। मैंने अक्सर हिंदुओं को गोचर भूमि में गाय के पीछे चलते हुए, प्रतीक्षा करते और गौमूत्र को पीतल के बर्तन में लेकर घर ले जाते हुए देखा है। मैंने उनको उसकी पूंछ के नीचे उनके हाथ लगाकर प्रतीक्षा करते और हाथों में मूत्र लेकर उसे पीते हुए शेष मूत्र को अपने चेहरे और सिर पर मलते हुए देखा है। उनका विश्वास है कि उसके मलने से उनके शरीर की अशुद्धि और उसके पीने से आत्मिक अशुद्धि दूर हो जाती है। तो इस तरह का अंधविश्वास है। सोचिए, किसी का मूत्र, किसी प्राणी का, गाय का भी हो बेशक, उसको कैसे आपको वो शुद्ध करेगा। आत्मिक शुद्धि आपको बेशक मिल सकती है कि पीकर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं, आपका रिलीजियस फेथ ये हो सकता है। और दूसरी बात ये कि इससे पता चलता है कि यहाँ के हिंदू कितने निकम्मे, निठल्ले और नकारा हैं। उनके पास कितना फालतू टाइम है। यही फालतू टाइम जो गाय के पीछे पीछे दुम उठाकर उसके मूतने का इंतजार करते हैं, उसी काम को किसी प्रोडक्टिव चीज में वो नहीं लगा सकते हैं। दुब्बा आगे कहते हैं कि ज्यादा धर्मात्मा लोग प्रतिदिन गौमूत्र पीते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो रूढ़िवादी भारत अब भी वैसा ही है जैसा वह दुब्बा के समय में था। और आज मैं यहां से कह सकती हूं कि अब भी ये भारत वैसा ही है। बाकायदा ये सब चीजें पैक होकर मार्केट में लगा दी गई हैं। ऐसी स्थिति में भी हम गौ भक्षक पश्चिमी देशों के लोग भारत या अमेरिका में जब भी कट्टर हिंदू भारतीयों से मिलते हैं तो हाथ मिलाने का आग्रह करते हैं। क्या हमारा ये व्यवहार ठीक है? कम से कम एक कट्टर महाराजा भी ये सावधानी बरतते हैं कि जब वे यूरोपीय समुदाय में जाते हैं तो हमेशा दस्ताने पहने रहते हैं। किंतु कहा जाता है कि एक बार लंदन की भोज पार्टी में उनसे भी चूक हो गई थी। जब एक महाराजा ने भोजन के दौरान अपने दस्ताने उतारे तो उनकी बगल में बैठी एक महिला ने उनके हाथ में अंगूठी को देखकर कहा, योर हाइनेस, बहुत खूबसूरत नग है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? महाराज ने कहा, जरूर, और उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उसकी प्लेट के पास रख दी। उस महिला ने उस अंगूठी को उठाकर रोशनी में देखा और उसकी खूब प्रशंसा करके धन्यवाद के साथ उसे वापस उनकी प्लेट के पास रख दिया। इसके बाद महाराजा ने अपने सेवक को, जो निकट ही उनकी कुर्सी के पीछे खड़ा था, अंगूठी को उठाने का संकेत किया और कहा, जाओ इसे धो, और बिना खेद के उनकी बातचीत चलती रही। तो इस चीज का जिक्र मैं बार बार करती रही हूं कि ये लोग कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी पाश्चात्य संस्कृति के साथ घुल मिल जाएं, लेकिन ये दिमाग से वही रहेंगे जो ये हैं। जाति और धर्मांधता इनके दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर एक किस्सा भी शेयर कर देती हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए खासा मशहूर है। उनके जीवन का एक किस्सा कि जब वे अमेरिका के दौरे पर गए थे, मैंने पहले भी कई वीडियोस में इस चीज का जिक्र किया है, तब उन्होंने वहां पर बीफ खाया था। और जब उनसे पूछा गया कि आप तो गाय खाते नहीं, फिर आपने गाय क्यों खा ली, तो उन्होंने कहा, ये भारतीय गाय थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय है। तो बहुत हास्यास्पद स्टेटमेंट है ये बात अप्रासंगिक लगेगी, पर मैंने इसका जिक्र ये बताने के लिए किया है कि आप इसकी सहायता से भारत के हिंदुओं पर गाय का कितना प्रभाव है, इसको आप स्पष्ट समझ सकते हैं। और जब गायें भोर में शहरों और गांवों के बाहर सड़कों की टोलियों में धीमी गति से सिर झुकाए जंगल में चरने के लिए जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि वे सब जानती हैं और इस बात से प्रसन्न है कि लोगों के मन में उनके प्रति कितनी भक्ति है। नीली और लाल रंगों की कौड़ियां और मूंगों की मालाएं उनकी गर्दनों की शोभा बढ़ाती हैं। उनकी और उनके पुत्रों अर्थात बैलों की आंखों में मस्ती दिखाई देती है। उनकी आंखों में दिखने वाली शांति को देखकर गुजरने वाला यात्री समझता है कि वे अपने आसपास पर्याप्त प्रेम अनुभव कर रही हैं। हॉलैंड और इंग्लैंड में भी आपको चरने वाले बैलों में एक अपूर्व शांति, संतोष और प्रेम देखने को मिल सकता है, पर उसका कारण ये है कि वहां उन्हें अच्छा आहार दिया जाता है।
उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। किंतु भारत में जांच करने पर ही पता चलता है कि गायों की आंखों में दिखने वाले भाव का कारण ये है कि वे कमजोर होती हैं, वे मनुष्यों के काफी निकट रहती हैं और उनकी पलकों के ऊपरी कोनों पर एक विशिष्ट विचित्र बनावट होती है। इसलिए उनकी शांति ओपरे बियर्डस्ली स्त्री की सुंदरता की तरह होती है। भारतीय नेता कहते हैं कि 50 वर्ष पूर्व भारत के पास अपने पशुओं के चारे के लिए पर्याप्त भूमि थी, किंतु पर्याप्त की जो पश्चिमी परिभाषा है उसके अनुसार वह कुछ भी हो सकती है, पर आज सच्चाई इसके विपरीत है। मिस्टर गांधी के एक भारतीय लेखक मिस्टर देसाई इस विषय में लिखते हैं फुटनोट 4। यंग इंडिया 3 जून 1926, वीजी देसाई, पृष्ठ संख्या 200। प्राचीन काल में और मुसलमानों के समय में भी पशुओं के लिए सामान्य चारागाह थे। जंगलों में भी उन्हें चरने की आजादी थी। पशु मालिकों को अपने पशुओं के चारे पर कुछ भी खर्च करना नहीं पड़ता था, किंतु उस प्राचीन संपत्ति पर ब्रिटिश सरकार की लालची नजरें पड़ गईं और उसने भू राजस्व बढ़ाने या अपने मिशनरी मित्रों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की उस संपत्ति को जब्त कर लिया, जो अपने लिए न गुहार लगा सकते हैं और ना ही उनकी ओर से कोई बोलने वाला था। मान लिया कि पशु बोल नहीं सकते, वो गुहार नहीं लगा सकते, लेकिन उनके भक्त क्या कर रहे थे? वो तो गुहार लगा सकते थे, उनके पास तो हाथ पैर मुंह सभी कुछ है, वो तो किसी का मुंह भी तोड़ सकते हैं लाठी मारकर। वो क्या कर रहे थे? ये प्रश्न तो बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है, मुसलमान शासकों की बड़ी तारीफ लिखी है कि उनके राजकाज में तो ये गाय जो है बड़ी स्वतंत्र और भरपूर पेट भर के खाती थी। इसके बाद मिस्टर देसाई ने अंत में अपनी बात के समर्थन में कहा है कि एक बार सरकार ने गुजरात में मुक्ति सेना की कृषि कार्य के लिए सार्वजनिक चारागाह की 560 एकड़ जमीन दे दी थी। वे आगे कहते हैं, चारागाह पर इस नियंत्रण का परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में भारत में चारागाह की भूमि सभी देशों के संपूर्ण क्षेत्रफल की तुलना में सबसे कम है। इसलिए यह आश्चर्य का विषय नहीं है कि ब्रिटिश राज में हमारे पशुओं का तेजी से ह्रास हो रहा है। तो यदि इतना विशाल क्षेत्र है, यदि आप इसका ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो इस 7वें नंबर पर बड़ा देश आता है भारत, और जनसंख्या के मामले में अब तो चीन को छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। कौन इसके लिए दोषी है? हम बतौर जनता इस चीज के लिए दोषी हैं। यहाँ पर स्त्रियों को सिर्फ संभोग करने की वस्तु माना गया है, उनके साथ संभोग कीजिए और सिर्फ बच्चे पैदा कीजिए, इतना भर ही उनको माना गया है इस देश में। मणिपुर की घटना भी यही साबित करती है कि औरतें किसी के लिए भी जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं भारत में। हालांकि उन्होंने अमेरिका में चारागाह की सबसे अधिक भूमि के आंकड़े दिखाकर वहां के लोगों को खुशहाल दर्शाया है, किंतु दुर्भाग्य से मिस्टर देसाई अमेरिका के आंकड़ों के चयन में उन आंकड़ों को छोड़ देते हैं जो भारत की आवश्यकता के लिए बहुत मूल्यवान हैं। मतलब ये लोग अपने मतलब के हिसाब से जिसकी भी तारीफ कर देते हैं और जिसकी भी बुराई कर देते हैं। जो है ना, आधा सच ही ये लोग सामने रखते हैं जनता के और आधा छुपा जाते हैं, और जनता जो है उस आधे सच में ही फंसकर रह जाती है। अब कैथरीन जो है वो पूरा सच आपके सामने रख रही है। ये सच है कि हमारे पास विशाल चारागाह क्षेत्र अर्थात खेत हैं, परंतु हम उन पर बीच बीच में और सब छोड़कर चराई उगाते हैं। जैसे एक वर्ष जिस भूमि पर चराई उगाते हैं तो दूसरे वर्ष उस पर चराई नहीं उगाते हैं। इससे वह भूमि ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इस ओर भारतीय लोगों का ध्यान नहीं जाता, और जिस भाग में भूमि सबसे अधिक होती है जैसे पश्चिमी भाग में, तो वहां हम कुल भूमि के 3 भाग पर पशुओं के लिए चारा पैदा करते हैं। हमारे कपास के क्षेत्र में भी 10% भूमि पर अनाज पैदा किया जाता है और शेष बची भूमि में 53% पर पशुधन के लिए चारा बोया जाता है। इसी तरह गेहूं तथा अन्य अनाज भी पैदा करने वाले प्रदेशों में 75% भूमि का उपयोग पशुओं की चारा उगाने के लिए किया जाता है। मक्का पैदा करने वाले प्रदेश में भी 84% भूमि पर चारा उगाया जाता है और सिर्फ 16% पर मनुष्यों के खाने के लिए अनाज पैदा किया जाता है, और उत्तर पूर्व में 70% भूमि चारे के लिए उपयोग की जाती है। तो ये सारा ब्यौरा है जो कैथरीन दे रही है कि किस तरीके से खेत खलिहान में जो है वो ज्यादातर 50% से भी ज्यादा जो है
वो पशुओं के लिए चारा उगाही की जाती है। कैथरीन शायद ये भूल गई कि भारत की जनसंख्या उस वक्त भी अमेरिका से बहुत ज्यादा रही होगी, तो जनसंख्या विस्फोट आजादी के बाद जो हुआ है उसके लिए तो खैर कैथरीन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं, बाकी दूसरे देश भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वक्त है हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। इसी प्रकार हम पशुओं के आहार के लिए कुल 25 करोड़ 70 लाख एकड़ भूमि का प्रयोग करते हैं, जबकि केवल 7 करोड़ 60 लाख एकड़ भूमि में ही मनुष्यों के लिए अनाज पैदा किया जाता है, और वहां 5 लोगों वाले हर परिवार में एक दुधारू गाय होती है। फुटनोट 5। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बुलेटिन नंबर 895, आवर फोरकास्ट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस 1923, पेज 312 टू 326, 312 से 326। ये वे आंकड़े हैं जो भारतीयों के लिए अपने महान कृषि प्रधान देश के कल्याण में विचारणीय होने चाहिए। मैंने यहां इसी आशा में इसका उल्लेख किया है कि वे अपनी आंखें खोल सकें। मिस्टर गांधी ने भारत के मवेशियों के इस सवाल पर भारत में रहने वाले एक इटालियन विशेषज्ञ से सलाह मांगी। उस विशेषज्ञ ने तुरंत व्यावहारिक बातें लिखकर भेज दी। ध्यान दीजिए, इटली से सलाह मंगाई गई थी गायों की देखभाल में। इससे पता चलता है कि किसी अमेरिका ब्रिटेन वगैरह से नहीं मंगवाई। इससे पता चलता है कि गायों की देखभाल में इटली जो है शायद वो सबसे ऊपर आता है देश में। उसने लिखा, यदि भारतीय कठोर हृदय न हो और अपने मवेशियों की आवश्यकताओं के बारे में ना समझ न हो, और यदि वे अपने खेतों को बीच बीच में खाली छोड़कर उपयोग करें, और जैसा इटली में होता है कि लोगों को चारा उगाने के लिए बाध्य किया जाए, तो उनके पशुओं के कष्टों का निवारण हो जाएगा। विशेषज्ञ अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है। फुटनोट 6। यंग इंडिया, मई 13, 1926, मिस्टर गैलेटी डी कैडिलैक, द कैटल प्रॉब्लम, पृष्ठ संख्या 177। खेतों में बदल बदल कर खेती करने से कुछ ज्यादा धन खर्च नहीं होता है। 1 सदी पहले जावा में डच लोगों ने चाबुक के बल पर किसानों को बदल बदल कर धान की खेती कराई थी। उनके राज में जावा की जनसंख्या 2 मिलियन से बढ़कर 30 मिलियन हो गई थी, और उसी अनुपात में धान तथा गन्ने की खेती में वृद्धि हो गई थी। यह परिवर्तन अधिक पूंजी व्यय करने से नहीं हुआ था, बल्कि समझदार सरकार की सख्ती से हुआ था। भारत में चाबुक प्रयोग करने का सवाल ही नहीं है। हम उन्हें समझाकर काम लेना चाहते हैं, बाध्य करके नहीं। तो ये इटालियन विशेषज्ञ थे जो अपनी सलाह दे रहे थे भारत में गायों के संदर्भ में। बड़े शर्म की बात है, हम यहाँ पर गाय को माता मानते हैं, लेकिन उसे सड़कों पर आवारा पशु की तरह छोड़ दिया जाता है। जितनी भी गौशालाएं हैं, समय समय पर यदि आप सोशल मीडिया में देखें, सोशल साइट्स को चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने खराब हालात में हैं। तो यहाँ पर विशेषज्ञों से सलाह लेने के साथ साथ ईमानदारी से काम किए जाने की भी जरूरत है, और ये कैथरीन पहले ही लिख चुकी हैं कि सच्चाई और ईमानदारी नहीं है यहाँ पर लोगों के पास। मिस्टर देसाई आगे लिखते हैं। फुटनोट 7, यंग इंडिया, पेज 109, जहां गाय एक मूल्यवान संपत्ति समझी जाती है, विद इन ब्रैकेट, जैसे इटली में। तो यहाँ पर गाय की राजनीति करने वाले इस बात को जरा ध्यान से लें। गाय पर राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए ईमानदारी का होना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर सलाह जो ली जा रही, बार बार कह रही हूं, इटली से ली जा रही है। वहां उनकी सेवा प्यार से की जाती है, उनके लिए फसलें पैदा की जाती हैं, और उनके रहने के लिए महल बनाए जाते हैं। यहाँ अर्थात भारत में वह केवल पूजा की वस्तु है। इसीलिए उसे जनता के बीच ऐसे मैदानों में खड़े रहने और भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जिन्हें चारागाह ही नहीं कहा जा सकता। भारत को अत्याचार, बीमारियों और गर्भपात के इन स्थानों को खत्म करना चाहिए, और प्रत्येक भारतीय को अपने मवेशियों के आहार के लिए अपनी जमीन के 2/3 हिस्से पर चारा उगाना चाहिए। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पढ़कर सुना रही हूं। आप में से बहुत से लोग किसान भी होंगे जो श्रोतागण सुनते होंगे। आप लोग कृपया इस बात पर ध्यान दे सकते हैं, और यदि कोई इस तरह की चीज आप करते हैं अपने खेती के दौरान, तो उसे भी कमेंट सेक्शन पे मेरा भी मार्गदर्शन जरूर करिएगा।
जिस किसी ने भी इस तरह के सार्वजनिक चारागाहों को देखा है, वह शायद ही उपयुक्त कथन को अस्वीकार करेगा। वे खड़े होने और भूखों मरने के सार्वजनिक मैदान तो हैं ही, यह मानने का भी कोई किंचित कारण नहीं है कि आप अतीत काल में उनकी कभी अच्छी स्थिति रही होगी। मुस्लिम काल का फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है, फुटनोट 8, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, पेज 326, 326। भारत में हरे चारे की कमी के कारण बड़ी संख्या में मवेशियों को पालना असंभव है। यहाँ 8 साल के 8 महीने इतनी भीषण गर्मी होती है कि मैदान झुलसे रहते हैं, जिसके कारण जानवरों के लिए भूखों मरने का समय शुरू हो जाता है और वे अपनी भूख मिटाने के लिए स्वरों की तरह हर किस्म का मैला खाने लगते हैं। तो ये आंखों देखा हाल है जो यहाँ एक फ्रांसीसी ट्रैवलर ने लिखा है अपनी पुस्तक में। कोई भी जो मनुष्यों और जंगलों के इतिहास को ध्यान में रखकर अपनी आंखों और सामान्य समझदारी से काम लेगा, इस बात को अच्छी तरह समझ जाएगा। जिन सामान्य परिस्थितियों में भारतीय पशुओं का जीवन रहा है और प्रजनन के जो तरीके अपनाए जाते हैं, वे विशेष रूप से सबसे खराब पशु पैदा करने के लिए बनाए गए होंगे। पशु विशेषज्ञ जानते हैं कि यदि 120 गायें बिना किसी अन्य आहार के सिर्फ ऐसे चारागाहों पर पाली जाएंगी तो उनमें केवल 100 गायें ही जीवित रहेंगी और 20 वे गायें मर जाएंगी, जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली होंगी, क्योंकि अच्छी दुधारू गायों को अधिक शक्ति दूध उत्पादन में समाप्त हो जाएगी और उसमें स्वयं को बिना भोजन के संभाले रखने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए शेष बची गायें प्रजनन के लिए उपयोगी नहीं रह जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में लगभग 30 गायों के झुंड के साथ एक सांड भी चलता है, पर वह सांड अच्छा हो तो भी उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके अलावा वह बदतर श्रेणी का होता है। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें जानने समझने को हैं जो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे, लेकिन कैथरीन जो उपाय बता रही हैं वो उनके अपने नहीं हैं। गांधी ने इटालियन विशेषज्ञ से ये सारे उपाय मांगे थे और ये सारे उपाय जो बताए गए हैं वो एक इटालियन विशेषज्ञ द्वारा बताए गए हैं। उस पर मंथन जारी रहना चाहिए। मैं नहीं जानती कि इन सब चीजों का इस्तेमाल जीवन में कभी हुआ भी होगा या नहीं भारतीय संदर्भों में। आप लोगों में से जो भी किसान हों वो इस बारे में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो दूसरे सोशल मीडिया पर इसे जरूर स्प्रेड भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इन उपायों को सुन सके और इस पर यदि संभव हो तो अमल कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।